हेलो फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट, एक बार मैं फिर आपके सामने संप्रेषण जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी उसमें कुछ बचे हुए टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पिछला वीडियो संप्रेषण पे बनाया था वो आपको समझ आया। संप्रेषण में मैंने पिछले वीडियो में उसके अर्थ की बात कर ली थी, उसकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में बात कर ली थी, महत्व के बारे में चर्चा हुई थी, उसके घटक के बारे में चर्चा हुई थी। तो फिर आज मैंने इसका सेकेंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो संप्रेषण की विशेषता के बारे में। संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं, मैंने सोचा इसके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। संप्रेषण शिक्षण बिंदु डीएलएड के छात्रों के लिए, बीएड के छात्रों के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, एमएड के स्टूडेंट्स के लिए एवं लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए ये आवश्यक बिंदु है। मैं अब अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी थी कि संप्रेषण है क्या। संप्रेषण माना गया कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना ही संप्रेषण है, या आचार विचार को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। जैसे मैरी हेस ने कहा था, संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेगों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। मेरी हेस महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि संप्रेषण में द्विपक्षीय का होना आवश्यक है। जब तक दो पक्ष नहीं होंगे हम संप्रेषण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। दो पक्ष से मतलब मेरा यह है कि एक तो सेंडर जो भेज रहा है मैसेज को, संदेश को जो भेज रहा है, और दूसरा वो पक्ष जो उसको रिसीव कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। हां, एक बात यहां पर ध्यान देने वाली जरूर है कि संप्रेषण प्रक्रिया तभी सुलभ मानी जाएगी या सही मानी जाएगी जब वह भली प्रकार से या यथावत रूप में रिसीवर के पास पहुंचे, तभी संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। अब हम संप्रेषण की विशेषता के बारे में बात करेंगे कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या है। जो पहली विशेषता की बात हो रही है कि संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। मतलब संप्रेषण में दो पक्ष होने चाहिए। जैसा मैंने पिछले बताया था कि एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला।
दूसरा जो हमें विशेषताएं लग रही है वो है एक संप्रेषण में गतिशील होना जरूरी है। मतलब उस प्रक्रिया को गतिशील होना आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया गतिशील होनी चाहिए। यह नहीं कि आप मैसेज भेज रहे हैं और बीच में रुकावट हो गई। जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो सेंडर के पास या रिसीवर के पास वो यथावत पहुंच जाए, मतलब वो गतिशील होना चाहिए। संप्रेषण को तीसरा बिंदु जो है, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण से क्या मतलब है? उद्देश्यपूर्ण से यह मतलब है कि मान लीजिए कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं, रिसीवर के पास आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसकी पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं अपनी बात, वो रिसीवर के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये काफी अहम रोल निभाता है। और चौथी बात जो इसमें हम करेंगे कि संप्रेषण में जो शैली है प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली से मतलब है कि वो आपका हाव भाव हो, आपकी वॉयस हो, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। संप्रेषण एक प्रभावशाली होना चाहिए। इन सब बिंदुओं को मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि संप्रेषण दो पक्षीय प्रक्रिया है। इसमें विचारों को, संदेशों को, संवेगों को आदान प्रदान किया जाता है। अब हम जो इसका तीसरा टॉपिक है उसकी बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आखिर संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जो सबसे अहम बात है वो होता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब है कि मैसेज का या संदेश का स्रोत कौन है। स्रोत कोई भी हो सकता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो स्रोत कौन होगा? टीचर होगा, आपके शिक्षक होंगे जो उस मैसेज को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जब हम सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो दूसरा जो इसमें बिंदु आता है वो होता है इनकोडिंग होती है। एनकोडिंग। एनकोडिंग में जो संदेश होता है उसको बनाया जाता है, लिखा जाता है, फिर आगे की तरफ भेजा जाता है। तो भेजने के लिए जो तीसरा बिंदु है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मीडियम आपका कोई भी हो सकता है। माध्यम वो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, OHP मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मीडियम के माध्यम से ही तो हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, ये भी तो एक मीडियम है। मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, फिर आपके सामने इसको प्रस्तुत करता हूं। तो मीडियम क्या है मेरा? यहां मेरा मीडियम मोबाइल है। फिर इसका चौथा स्टेप जो है वो होती है डिकोडिंग। डिकोडिंग से मतलब है कि भेजे गए संदेश को डिकोड करना। डिकोड का मतलब है कि उस
मैसेज को तोड़ना। तोड़ने से मतलब है कि उसको, जो मैसेज भेजा गया है उसको समझना। संप्रेषण में डिकोड का काफी अहम रोल है। इसके बाद जब मैसेज को डिकोड कर दिया जाता है तो वो जो पांचवा स्टेप है वो रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, जिसके पास मैसेज भेजा जा रहा है, वो प्राप्त करने वाले के पास पहुंचता है। फिर जिसका छठा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो है फीडबैक। फीडबैक से मतलब है प्रतिपुष्टि। जो संदेश आ रहा है वो यथावत स्थिति में रिसीवर के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक तरह से मान लीजिए कि उसका मूल्यांकन करता है। फीडबैक प्रतिपुष्टि करता है। अगर संदेश को अच्छी तरह से समझ लिया गया है, समझ आ गया है, तब तो प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अगर किसी कारण मान लीजिए मीडियम की फॉल्ट है, डिकोड नहीं हो पाया है, तो यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। फिर से उसको सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पास भेज दिया जाता है। जब तक रिसीवर समझ नहीं जाता है तब तक यह प्रोसेस चलती रहती है। एक बार आप चाहे इसको लिख लीजिए। सोर्स में कौन कौन से लोग होते हैं। पहला होता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है इनकोडिंग, तीसरा है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है डिकोडिंग, फिफ्थ है रिसीवर या प्राप्त करने वाला, और सिक्स है फीडबैक या प्रतिपुष्टि। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब जो अगला बिंदु है वो है संप्रेषण का प्रकार। संप्रेषण के प्रकार के बारे में भी जानना आवश्यक है। मुख्यतया संप्रेषण के दो प्रकार माने गए हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण, जबकि अशाब्दिक में ध्वनि संप्रेषण, आंखों के द्वारा संप्रेषण या हाव भाव, ये तीन तरह के संप्रेषण अशाब्दिक में आते हैं। सबसे पहले हम शाब्दिक संप्रेषण की बात करेंगे। शाब्दिक संप्रेषण में जो पहला बिंदु है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में यह होता है कि अपने विचारों को, अपने संदेशों को आपस में वार्तालाप के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना या आदान प्रदान करना, यह है मौखिक संप्रेषण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं, डिबेट कराना, वाद विवाद। वाद विवाद प्रतियोगिता भी मौखिक संप्रेषण का सबसे सटीक उदाहरण है। मौखिक संप्रेषण में आपस में विचारों का विनिमय किया जाता है, जबकि जो इसका दूसरा बिंदु है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में भेजने वाला वो आपको लिखित रूप में संदेश देता है, तो वह संप्रेषण लिखित संप्रेषण होगा। अब हम
दूसरे संप्रेषण की बात करते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक से मतलब आप पहले उसके मीनिंग समझिए। अशाब्दिक मतलब इसमें बोलचाल की भाषा द्वारा संप्रेषण नहीं है, इसमें हाव भाव के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, आपके जो परिवर्तन हो रहे हैं हाव भाव में उसके द्वारा, आंखों की भाषा के द्वारा। कभी कभी आप देखते हैं क्लास में आपको मान लीजिए पानी पीने के लिए जाना है और उस क्लास में कोई टीचर बैठा हुआ है। आपने कहा सर क्या मैं पानी पियाऊं? तो जो उपस्थित सर थे उन्होंने बोलने की बजाय कि हाँ पियाओ या ना पियाओ, उन्होंने इशारे से आपको कह दिया ठीक है जाइए, इशारे से। तो जो इशारे से उन्होंने कहा वो क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण है। ऐसे ही पढ़ाते समय जो प्रशिक्षित अध्यापक होता है वो अपनी आवाज को उतार चढ़ाव, भाव भंगिमा, इसके साथ जो संदेश का आदान प्रदान करता है वह सब कुछ अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। तो साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, संप्रेषण का टॉपिक आज पूरा हुआ। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आपको ये शिक्षण बिंदु समझ में आया होगा। आपके कोई भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे तो डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्नों का आपको जवाब दूं। लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।